ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, इन ए प्रीवियस लेक्चर, उसमें हम लोगों ने ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बीच में रिलेशन देखा था। ठीक है, ये तो ये हम लोगों ने एक्सप्लेन यहाँ पे किया था। और हम लोग बोले थे कि इसका जो रिलेशन है डी फाइव इज इक्वल टू वॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है। उसके बाद वी ऑल्सो सॉ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने फैराडेज लॉ देखा था। का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये देखा था। ओके, फर्स्ट लॉ क्या है तो हम लोग बोलते हैं व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और जो सेकंड लॉ था तो वो था, लोग बोलते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दोनों लॉज आप लोगों को ध्यान में रखना है। सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद फिर जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ क्या है तो हम लोग बोलते हैं कि जो फैराडेज लॉ था उसमें E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, जो सेकंड स्टेटमेंट था, उसमें अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दी तो हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आ जाता है और वो के का वैल्यू 1 रहता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू वॉट डी फाइव बाई डी टी। लेंस लॉ जो है, लेंस लॉ ने क्या बोला कि एक छोटा सा चेंज आएगा, दैट विल बी वॉट E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब ये जो नेगेटिव साइन है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ओके, वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसके लिए फिर हम लोगों ने एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट भी किया था। द लेंस लॉ कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम फेराडेज कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें ये देखा था जब बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे क्या तैयार हो जाता है तो एक साइड जो है कॉइल का, ठीक, उसमें क्या तैयार हो जाता है, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ पोल जो है तो वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करती है, रिपेल करती है, क्योंकि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ये कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हो तो हम लोग बोलते हैं कि जो डायरेक्शन है अभी करंट का वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, सो इट बिकम्स क्लॉकवाइज। अब ऐसे इसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ये जो साइड है वो बन जाता है साउथ पोल। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं ये जो साउथ पोल है वो ये नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों ने जो लेंस लॉ है उसका थियोरेटिकल प्रूफ भी देखा था। ओके, अच्छा, लेंस लॉ का थियोरेटिकल प्रूफ जो है, ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने, ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखा था। लेंस लॉ के थियोरेटिकल प्रूफ में अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने काफी अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक, स्टिल अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है, ठीक, तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली उसका मेन मोटो क्या है। ओके, तो उसका मेन मोटो ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या जो करंट इंड्यूस होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि अपने राइट हैंड के जो तीनों फिंगर्स है, ओके, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसिडर करना है। तो हम लोग बोलते हैं ये थंब हुआ, इंडेक्स फिंगर, और ये मिडल फिंगर। ठीक है, तो जो थंब है, थंब क्या इंडिकेट करता है, तो मैं बोलूंगा एम। जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या इंडिकेट करता है, बी। और जो मिडल फिंगर है वो क्या इंडिकेट करता है, आई। ओके, तो एम बी आई ध्यान में रखो। एम क्या है तो हम लोग बोलते हैं एम इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, कौन से डायरेक्शन में आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। बी क्या है तो हम लोग बोलते हैं बी इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो आई है वो आई क्या है तो हम लोग बोलते हैं आई इज नथिंग बट, ओके, इट इज डायरेक्शन इन विच द करंट इज इन। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया वो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, यस, और ये हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, ये वाले डायग्राम को अप्लाई किया था। ओके, यस, और इसमें भी हम लोगों ने उसको किसको अप्लाई किया था, तो साइड पीएस को अप्लाई किया था। ओके, तो पीएस साइड को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो पीएस साइड के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको, ओके, कि बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है वो एस से पी हो रहा है। अब वो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो एकदम सिंपल है कि ये जो कॉइल है वो कहाँ पे मूव हो रही है, टूवर्ड्स राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यानी जो साइड पीएस है वो कहाँ पे मूव हो रहा है, टूवर्ड्स राइट। तो हम लोग बोलेंगे एम बी आई। ओके, तो हमारा जो साइड है, ओके, अब मैं मोशन जो है वो टूवर्ड्स राइट है। ओके, तो आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, यानी आपको ये डायरेक्शन में समझ में आएगा। ये मेरा राइट हैंड है, दिस इज एम। ओके, तो जो मोशन ऑफ कंडक्टर हो रहा है, ओके, आई होप आपको ये दिख रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि मोशन ऑफ कंडक्टर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो एम को मैंने इस तरह से ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वो कहाँ पे जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द कॉइल और प्लेन ऑफ द टेक्स्ट बुक, अंदर के तरफ जा रहा है। तो जो करंट आया है वो मुझे कैसे दिख रहा है, ओके, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ मेरे को डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो आय है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके,
और हमारा जो डायग्राम है उसमें भी देखिए एस से लेके पी तक, ओके, जो एक्चुअल करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये जो है ये क्या है, लास्ट लेक्चर का एक छोटा रिविजन, ठीक है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, एडी करंट्स, ओके। तो हम लोग बोलते हैं एवरी मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव रैंडमली विद इन द मेटल. When such piece of metal is subjected to changing magnetic field or flux, the electrons experience forces and move in circular paths of different radii depending upon their speeds. Okay, these circular paths of electrons produce current which resembles eddies or whirlpool in liquid. Hence, these currents are called as eddy currents. These currents are also called as Foucault current, as they were first detected by a scientist named Foucault. Okay, अब बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कोई भी मेटल लो, आप मेटल शीट लो या मेटल का ऑब्जेक्ट लो, ठीक है। अगर वो मेटल, यानी आप आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, उसको आप अगर कंटिन्यूसली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके सरफेस के ऊपर, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक शीट है, जैसे शीट ऑफ मेटल, और अगर आप एक बार मैग्नेट कॉन्स्टेंटली इसके आजू बाजू आप मूव कर रहे हो, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो आप रैंडमली क्या कर रहे हो, कभी इसको आगे लेके जा रहे हो, कभी ये पीछे लेके जा रहे हो, कभी इंक्लाइंड वे में लेके जा रहे हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे केस में इसके ऊपर क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स, ओके, यानी फ्लक्स का वैल्यू कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी हम लोग बोल रहे हैं फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ भी हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप देखोगे, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो मैग्नेट है, लेट अस से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्यों, तो हम लोग बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपने ये स्मॉल पीस ऑफ मेटल रखा हुआ है, लेट अस से जैसे स्क्रैप मटेरियल होता है उसमें से एक छोटा सा पीस ले लिया मैंने, आयन का पीस ले लिया, तो आप ये प्रोसेस जब कंटिन्यूसली करोगे ना, ओके, लेट अस से ये हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द पीस ऑफ मेटल, और इसके पास आप बार मैग्नेट कॉन्स्टेंटली लेके जा रहे हो, या एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्स्टेंटली लेके जा रहे हो, या फिर आप इसको मूव कर रहे हो, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट, ओके। तो ये जो भी मैंने केसेस बताए, थ्रू आउट सब केसेस में क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द पीस ऑफ आयन। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लूप में घूमना चालू हो जाता है, लाइक दिस, ओके। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे भी रैंडम डायरेक्शन में घूमते हैं, कंपलसरी नहीं इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं ऐसे बहुत सारे लूप्स तैयार हो जाते हैं, ओके। और ये जो लूप्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एडीज, ओके। एडीज यानी क्या, तो हम लोग ये जो टर्म है, ओके, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में देख चुके हैं। एडीज यानी हम लोग बोलते हैं जैसे पानी के अंदर वर्लपूल तैयार हो जाता है, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं जब टर्बुलेंट फ्लो है, तो टर्बुलेंट फ्लो में आप देख सकते हो, ओके, इस जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें आपको दिखेगा कि वाटर पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में, ओके, मूव हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे आपको एडीज दिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लूप्स ऑफ करंट है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एडीज, ओके। और इन जनरल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एडी करंट। ये क्लियर है। These circular paths of electron produce currents which resembles eddies or whirlpools in liquids. Hence, these currents are called as eddy currents. Okay? इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं which is called as Foucault's current. I hope आपको ये समझ में आया। तो आई होप आपको एडी करंट या फोकॉल्ट करंट जो है, okay, उसका कंसेप्ट आपको समझ में आया है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक में एक बेसिक एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू अ लॉन्ग थिक वॉल्ड vertical copper tube. The magnet attains a constant velocity after some time. Explain, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करो एक ट्यूब है, ओके, जो ट्यूब है वो अंदर से तो हॉलो ही है डेफिनेटली, ओके, लेकिन जो उसका वॉल है, ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे वो काफी थिक है, ओके। यस, उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट जो है, ओके, उसको क्या किया हम लोगों ने, ड्रॉप कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आफ्टर सम टाइम द बार मैग्नेट इट अटेन्स व्हाट, अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ठीक है, वो हमें समझना है। मैं बोलूंगा इसका जो कंसेप्ट है इट इज सिमिलर टू व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं जब हम लोग एक स्पेरिकल बॉडी को विस्कस मीडियम से क्या करते हैं, ओके, ड्रॉप करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं जब आप स्पेरिकल बॉडी को विस्कस मीडियम में ड्रॉप करते हैं तो वहां पे क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट, हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, ओके, उसके बाद अपथ्रस्ट, और हम लोग बोलते हैं वेट। तो विस्कस फोर्स और जो अपथ्रस्ट है, विस्कस फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, ओके। विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो वेट है, वेट ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट उसको बैलेंस करते हैं।
और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाता है कि जो वो एक्सीलरेशन के साथ ओके गिरते रहता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन के दोनों फोर्सेस है और जो वेट है विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि जो नेट फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है ओके वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स जीरो। और ये जो स्पीयर है इट स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाना है। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हम लोग बोलते हैं एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो लॉजिक का मतलब क्या है कि कंपलसरी नहीं है अगर कोई ऑब्जेक्ट पे ओके, इमेजिन करो अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर से एक फोर्स एक्ट हो रहा है, नीचे से फोर्स एक्ट हो रहा है ओके, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो आइदर ये ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में था पहले और यहाँ पे एक फोर्स और यहाँ पे एक फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर वो मोशन में है और इधर का फोर्स और इधर का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, इट विल कीप ऑन मूविंग विद इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी हम लोग बोलेंगे जब नेट बैलेंस फोर्स जो रहेगा वो जीरो रहेगा, तो ऐसे केस में आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रहता है ओके। तो बहुत सारे बच्चों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है और ये कंसेप्ट उनको एंड तक समझ में नहीं आता है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हुए तो भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्यों मूव हो रही है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वापस मैं बोल रहा हूँ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब सेम जो कंसेप्ट है हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। जब हम लोग मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो मैग्नेट जब ड्रॉप कर रहे हैं तो किस में से गिर रहा है वो ओके। लेट अस से मेरे पास अभी एक ग्लास है, ये ग्लास का जो ग्लास को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉपर ट्यूब, और उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो मैग्नेट है वो नीचे गिर रहा है अंदर की तरफ। तो जब ये गिर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेट और जो कॉपर ट्यूब है उसमें क्या रहेगा, देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। और अगर उसमें सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, ये मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ, इमेजिन करो ये कॉपर ट्यूब है ओके, इस उसमें ये मैग्नेट गिर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं दोनों के बीच में क्या है, बेसिकली रिलेटिव मोशन। और वो रिलेटिव मोशन होने के कारण देयर इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद व्हाट, कॉइल के जगह पे हम लोग बोलेंगे कॉपर ट्यूब। और जब चेंज इन फ्लक्स होता है तो हम लोग बोलते हैं उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। ये हम लोगों ने लेंस लॉ में भी देखा था, ई इज इक्वल टू वॉट, हम लोग बोलते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो चेंज इन फ्लक्स है उसको जब कोई चीज अपोज कर रही है, यानी क्या अपोज कर रही है, बेसिकली रिलेटिव मोशन, तो वहां पे एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि जो वेट है और वो जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू वॉट, तो हम लोग बोलेंगे वो फोर्स जो ये रिलेटिव मोशन को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। डेफिनेटली वो जो फोर्स है वो हम लोग बोल रहे हैं दैट इज ड्यू टू वॉट, चेंज इन फ्लक्स ओके। यस, और वो हम लोग बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जनरेट हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये जो दोनों फोर्सेस है वो जब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो बार मैग्नेट क्या होता है, इट कीप्स ऑन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी उसका एक्सीलरेटेड मोशन क्या हो जाता है ओके, वो जीरो हो जाता है एक्सीलरेटेड मोशन, एंड नाउ इट कंटिन्यूज विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्लियर है ओके। इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है ओके, मुझे ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है। अब एडी करंट्स के कुछ हम लोग बोलते हैं, एक उन्होंने एग्जांपल दिया, एडी करंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। कंसिडर अ कॉपर प्लेट suspended by the means of long thread which is made to oscillate in its own plane like a pendulum okay। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इमेजिन करो ये एक रिजिड सपोर्ट है ओके, और इसको मैंने एक कॉपर प्लेट क्या की है, सस्पेंड की, ठीक है। यस, अब आप ये कॉपर प्लेट जो है ओके, तो कॉपर प्लेट इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन, यानी ये इस तरह से क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। यस, इसको मैं एकदम सिंपल वे में इस तरह से दिखा सकता हूँ। इमेजिन करो कि मेरे पास तो फिलहाल यही है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो ये इस तरह से मूव हो रही है कॉपर प्लेट ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है बेसिकली, तो ये जो कॉपर प्लेट है okay, जब ये इस तरह से मूव कर रही है तो आप इसको एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। आप कैसे उसको लगाओगे, तो आप इसको परपेंडिकुलर वे में भी लगा सकते हो, यानी हम लोग बोलेंगे लेट अस से मैं जो हूँ मैं नॉर्थ पोल हूँ और आपके तरफ क्या है, हम लोग बोलेंगे साउथ पोल ठीक। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल हम लोग बोल रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कॉइल क्या हो रही है, इस तरह से लाइक दिस
इट इज मूविंग। अब जब हम लोग बोलेंगे ये कॉइल, ओके, इट इज मूविंग लाइक दिस, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बताया, ओके। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैं ऐसे दिखा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जो फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मैंने ये जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। यस, ये रिजिड सपोर्ट है जिसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक कॉपर प्लेट क्या की है, सस्पेंड की विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। और कॉपर प्लेट जो है तो वो अपनी प्लेन में क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है लाइक दिस। आई होप आपको क्लियर है, ओके। अभी प्लेट एक साइड पे जा रही है फिर दूसरे साइड पे आ रही है, आई होप ये क्लियर है। और हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लगाया है, ठीक है, यस, तो उसको मैं रेड इससे दिखा देता हूँ। तो आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो, मुझे बस इतना बोलना है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके, तो प्लेन ऑफ द, ओके, प्लेट को क्या है वो परपेंडिकुलर है, नहीं जो प्लेट दिख रही है आपको प्लेन प्लेट, ओके, तो ये परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग इस तरह से बना देते हैं। ये जो क्रॉस है वो क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इट इज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो डायग्राम बहुत ही छोटा हो रहा था इसलिए मैंने ये नया डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ मैं। तो ये पहली बात तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू व्हाट, द प्लेन ऑफ द प्लेट। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो ऐसा वेक्टर हम लोग बताते हैं वो वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है कि द वेक्टर इज मूविंग, या जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इट इज मूविंग परपेंडिकुलर इनसाइड टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक। ऐसे केस में जब आप इसको मूव करोगे, ठीक, मैं बोलूंगा कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होता है एसोसिएटेड विद व्हाट, तो कॉपर प्लेट। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, हम लोग बोलेंगे एडी करेंट्स जनरेट होगा, ठीक है। तो अभी एडी करेंट्स दिखाने के लिए जो थोड़ा सा पार्ट है वो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और एडी करेंट्स हम लोग क्या करेंगे ना, विल शो विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गए, एडी करंट जनरेट हो लाइक दिस, ठीक है। कंपलसरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में, ऐसे भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक? अच्छा, ये जो एडी करंट्स जनरेट होते हैं वो एडी करंट्स क्या करेंगे बेसिकली, okay? तो दे ट्राई टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स, ओके, व्हिच इज एक्चुअली व्हाट जनरेटिंग देम। तो लेंस लॉ में भी वही देखा है हम लोगों ने, E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई बाय डी टी। अब ये जब उसको बेसिकली अपोज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे अपोज करने का मतलब क्या, तो जो रिलेटिव मोशन है, ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इफ दिस इज द कॉपर प्लेट और ये जो रिलेटिव मोशन, ये अगर अपोज करना है तो मुझे अपोज करने का मतलब क्या, फील्ड तो कांस्टेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ हम लोगों ने, ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या यूनिफॉर्म है और वो कांस्टेंट है। लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्यों हो रहा है, तो ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है फील्ड के अंदर, उसको हमको क्या करना है, कम करना है, ओके, या उसको पूरी तरह क्या करना है, मुझे रोकना है, ओके। तो वही आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली consider a copper plate suspended by means of long thread which is made to oscillate in its own plane like pendulum. It is observed that the amplitude of oscillations of the copper plate decreases slowly. If the copper plate is made to oscillate between the poles of two magnets, the amplitude of oscillations decreases fast and it stops. ठीक है, yes, क्यों, तो उसका रीजन मैंने बोला कि जो एडी करंट्स उसमें जनरेट हो रहे हैं, ओके, वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहे हैं। चेंज इन फ्लक्स है ना क्या, तो रिलेटिव मोशन बेसिकली, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है फील्ड का और कॉपर प्लेट का, वो चेंज इन फ्लक्स लेके आ रहा है, ठीक है, यस। अच्छा, इसमें एक क्या किया ना हम लोगों ने, एक छोटा सा चेंज किया अभी, कैसे, तो अगर वही प्लेट में स्लॉट्स आर मेड इन द कॉपर प्लेट, ओके, एंड मेड टू ऑसिलेट बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस लेस रैपिडली कंपेयर्ड टू, ओके, द सेकंड केस है ना, जो सेकंड पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक? तो अभी यहाँ पे मैंने ये डायग्राम वापस बना लिया, तो आप बोलोगे सर ये आपने तो रिपीट ही किया है, तो इसमें चेंज क्या है, तो चेंज मैंने इस तरह से दिखाया है कि यहाँ पे मैंने कॉपर प्लेट जो है उसके अंदर रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना लिए, ठीक। अब रेक्टेंगुलर स्लॉट्स इन्हें क्या, तो गैप बना दिया है, इन्हें आर पर आप देख सकते हो गैप के, समझ में आ रहा है आपको। जैसे ये अभी क्या है, पूरा एक शीट है, इसके क्या किया मैंने, कुछ पीसेस कट करके बाहर निकाल दिए, उसमें होल्स हो गए, ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन जो होल्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लॉट बोल, जैसे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में जो स्लिट का कंसेप्ट मैंने आपको बोला,
कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर स्लॉट क्या कर रहे हैं, ये पूरा मटेरियल निकाल रहे हैं। ओके, यस, यानी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स निकाल रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जो ओवरऑल सरफेस एरिया है, ओके, यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाता है, और अब जो फोकॉल्ड करंट या एडी करंट जनरेट हो गए वो काफी कम हो गए। और एक और बात ध्यान में रखना है कि अब जो अवेलेबल सरफेस एरिया है एडी करंट्स फॉर्म होने के लिए वो कम हो गया। देखो, पहले मैंने ये लूप्स बनाए तो नंबर ऑफ एडी करंट्स भी ज्यादा हो गए, और हम लोग बोलेंगे एडी करंट्स का जो लूप है वो बड़े एडी करंट्स भी फॉर्म हो सकते हैं, लाइक दिस। क्या आपको आ रहा है समझ में? अब क्या हो गया, जब रेक्टेंगुलर स्लॉट्स मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, रेक्टेंगुलर स्लॉट्स इन्हें क्या, तो एक हम लोगों ने होल ड्रिल कर लिया, ऐसे समझ में, या वो उतना कट करके निकाल दिया। या आपको आ रहा है समझ में? तो वो, ओके, मटेरियल निकालने की वजह से अभी जो ओवरऑल सरफेस एरिया अवेलेबल है वो भी कम हो गया। तो जो एडी करंट्स फॉर्म हो गए वो क्या रह गए, कम रह गए, ये नंबर भी कम रह गए, और एडी करंट्स का जो लूप साइज रहेगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी एक तरह का हम लोग बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि एडी करंट्स कम हुए तो क्या हो गया, यहाँ पे एडी करंट्स ज्यादा थे तो मोर अपोजिशन था, इधर हम लोग क्या बोलेंगे, लेस अपोजिशन। क्या आपको आ रहा है समझ में? ये पहली बात हुई। अब मोर अपोजिशन की वजह से क्या हुआ, जब रिलेटिव मोशन को मोर अपोजिशन हो रहा था, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे, ओके, कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसको ज्यादा अपोजिशन हो रहा था, चेंज इन फ्लक्स को ज्यादा अपोजिशन हो रहा था, उसके वजह से रिलेटिव मोशन को ज्यादा अपोजिशन हो रहा था। और जो हम लोग बोलते हैं कि जैसे पेंडुलम का हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन, तो अगर उसको मैं बोल रहा हूँ ज्यादा डैम्पिंग है या ज्यादा अपोजिशन है, तो हम लोग बोलेंगे पेंडुलम को अगर ज्यादा डैम्पिंग है, ओके, तो जो ऑसिलेशन में सेट हुआ हुआ पेंडुलम है वो जल्दी क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, एंड फाइनली दिस एम्पलीट्यूड विल बिकम व्हाट, जीरो। डैम्प्ड ऑसिलेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इधर आप ऐसे बोल सकते हो डैम्पिंग क्या है, तो मोर अपोजिशन बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा डैम्पिंग का वैल्यू ज्यादा है, और इधर डैम्पिंग का वैल्यू क्या है, कंपेरेटिवली या रिलेटिवली बहुत कम है। तो यहाँ पे, ओके, जो ऑसिलेशंस है उसको टाइम बहुत कम लगेगा रुकने के लिए, यानी ऑसिलेशंस को जीरो होने के लिए भी टाइम बहुत कम लगेगा। यहाँ पे ऑसिलेशंस को जीरो होने के लिए रिलेटिवली टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। और उसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये पार्ट में एम्पलीट्यूड जो है, ओके, वो ज्यादा रेट पे कम होगा, और नीचे वाले केस में जहां पे हम लोगों ने, ओके, रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बनाए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और हम लोग बोलेंगे आफ्टर सम मोर नंबर ऑफ साइकिल्स, ओके, द प्लेट, ओके, विद द स्लॉट्स विल कम टू रेस्ट। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? इसके पीछे रीजन सेम है कि जो एडी करंट्स है यहाँ पे ज्यादा है, ओके, वही आपको टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इफ द स्लॉट्स आर मेड इन कॉपर प्लेट एंड मेड टू ऑसिलेट between the poles of the magnet, the amplitude decreases rapidly compared to second। उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से, ओके, हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग इफेक्ट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ अगर अलग पॉइंट मिलता है तो वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, ओके। The damping effect on the oscillatory motion of the copper plate can be explained by using Lenz's law. When the copper plate was in the mean position, the magnetic flux linked with the copper plate is maximum। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मीन पोजीशन क्या, तो जब कॉपर प्लेट को इस तरह से रखा हुआ था हम लोग, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था। ये आपको आ रहा है समझ में? और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो क्या था, मैक्सिमम था। उसके पीछे रीजन क्या है, तो एकदम सिंपल कि इमेजिन करो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरह से, लाइक दिस, परपेंडिकुलर। हम लोग बोल रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है, ये जो पूरा प्लेट है उसका एरिया वेक्टर भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। इन्हें जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है, ओके, तो उसके बीच में एंगल क्या है, हम लोग बोलेंगे जीरो। ये आपको आ रहा है समझ में? और हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो डी फाई क्या है, इट इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस। वेक्टर डीएस, अगर हम लोग बोलते हैं फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो वेक्टर डीएस और वेक्टर बी में एंगल क्या रहेगा, जीरो। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस विल बी व्हाट, बी डीएस कॉस थीटा, बट कॉस जीरो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वन। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, व्हाट यू विल गेट इज डी फाइव इज इक्वल टू बी इंटू डी एस, ओके, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। डी फाइव नहीं बोलना चाहिए, ओके, सॉरी, आई शुड से फाइव इज इक्वल टू बी इंटू, ओके, एरिया ए। ये देखो, अगर मैं स्टिल पोजिशन पे रखता हूँ, मैं बोलूंगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल बी इक्वल टू व्हाट, बी इंटू, लेट अस से डीएस की जगह पे एरिया बोल देता हूँ मैं, ओके, इंटू, अगर ये स्टिल पोजिशन पे है तो हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या बन रहा है, जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। यानी ये जो वैल्यू आएगा आपका, दैट विल बी फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट, बी ए
will be equal to, कैन से, phi max. और जब हम लोग बोलते हैं कि ये ऑसिलेट होगी, okay? जब ये ऑसिलेट होगी तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फाई है उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा. okay? फाई का वैल्यू चेंज होगा तो बोलेंगे हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा. कॉस 0 1 है. ओके, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो कॉस थीटा है उसका वैल्यू घटते जाएगा. एंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल रिड्यूसेस. इन्हें फ्लक्स अगर रिड्यूस हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स. ठीक है, वही आपको ये पैराग्राफ में दिया हुआ है. तो वी से the damping effect of oscillatory motion on the copper plate can be explained using Lenz's law. When the copper plate was in mean position, the magnetic flux linked with the copper plate is maximum. As the plate starts oscillating, the magnetic flux linked with the plate, okay, goes on decreasing. Due to this, the induced current is set up in the copper plate in the form of closed loop. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we call them as eddy currents. Okay, these currents oppose the oscillatory motion of the copper plate. Okay, now when the slots are made in the copper plate, the eddy currents produced are much less because now the electrons have to cover a much larger path to form a closed loop. हाँ, ये भी एक लॉजिक है. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक तो एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल लूप फॉर्म हो गए तो हम लोग बोलेंगे इतने मैटर नहीं करेंगे, या फिर हम लोग बोलेंगे कि एक बड़ा लूप फॉर्म होना पड़ेगा. ओके, यस, और वो एक बड़े लूप में हम लोग बोलेंगे कि जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो विल से इट विल अमाउंट टू व्हाट, लेस करंट. देखो इसमें दो चीज है, साइज ऑफ लूप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ लूप्स भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स क्या है, ऊपर के केस में जहाँ पे स्लॉट्स नहीं है, नंबर ऑफ लूप्स क्या है, ज्यादा है. ओके, यहाँ पे आप बोलोगे रिलेटिवली अगर नंबर ऑफ लूप्स कंसिडर करता हो तो वो कम है, और अगर वो छोटे छोटे लूप्स है तो वो छोटे लूप्स का मैं बोलूंगा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता. तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, when the slots are made in the copper plate, the eddy currents produced are much less because now the electrons have to cover a much larger path to form closed loops. When the eddy currents flow through the conductor or metals, generation of heat takes place. To avoid generation of heat in the course of transformer, the cores are made up of thin metal strips insulated from each other called the laminated cores. These blocks of metals are never used as a core in the transformer, which results in generation of heat. Okay, अब जो ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें बेसिकली उसका जो कंस्ट्रक्शन है, हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर एक पूरा आयन कोर नहीं रहता है, इट इज एन नंबर ऑफ वॉट, हम लोग बोलते हैं मेटल शीट्स विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ओके ईच अदर. उससे हम लोग ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाते हैं. अब ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ओके, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर सीखेंगे ये टॉपिक में. ओके, लेकिन वो क्यों करते हैं तो उसका रीजन सेम है. हम लोग बोलेंगे अगर एक पूरा कोर कंसीडर कर रहे हैं, ओके, इन्हें एक पूरा सॉलिड क्यूब हम लोगों ने कंसीडर किया फॉर अ ट्रांसफॉर्मर एज आयन कोर, उसमें ज्यादा एडी करंट्स क्या हो गए, जनरेट हो गए. जितने ज्यादा एडी करंट्स जनरेट होते हैं, जितने नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होते हैं, उतनी ज्यादा हीट क्या होती है, जनरेट होती है. ठीक है, यस. और हम लोग बोलते हैं कि वो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल मेटल शीट्स कंसीडर करते हैं, वेरी थिन मेटल शीट्स, लैमिनेटेड, ओके, और उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम लोगों ने अरेंज किया है. ओके, एनीवे, eddy currents have many useful applications which are given below. पहला वाला जो है तो हम लोग बोलेंगे इट इज डेड बिट गैल्वेनोमीटर. तो बेसिकली इसका जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज डेड बिट गैल्वेनोमीटर. ओके, अब हम लोगों ने जो गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है, ओके, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा हुआ है. हम लोग बोलते हैं इन डेड बिट गैल्वेनोमीटर द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज बाउंड ऑन कॉपर और एल्यूमिनियम फ्रेम. व्हेन द करंट स्टॉप्स, कॉइल टेंड्स टू ऑसिलेट. ओके, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो फॉस्फोब्रॉन्स का स्प्रिंग रहता है वो भी क्या करता है, कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करता है. ठीक है, तो वो तो है ही, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या बोलते हैं कि जो, देखो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको ये ध्यान में रखना है. पहला कौन सा, तो हम लोग बोलते हैं कि जब ओके गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से हम लोग बेसिकली करंट पास करते हैं तो वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. और दूसरा कौन सा, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है, ये आपको आ रहा है समझ में. ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि जब करंट स्टॉप करते हैं, ओके, तो बेसिकली जो स्प्रिंग है वो कॉइल को क्या करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है. सही है, ओके. ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं, ओके, जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है तो हम लोग बोलते हैं वो टॉर्क के वजह से कॉइल थोड़ी सी क्या होती है, ऑसिलेट होती है. ये ध्यान में रखना है आप, रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से. ठीक है, और वो प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, as the metal frame moves through the magnetic field,
eddy currents are produced in it, okay, and it oppose the motion and bring the coil quickly to the rest position. यानी हम लोग बोल रहे हैं रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ, ओके, जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क दे रही है उसके अलावा, ओके, हम लोग बोलते हैं कि ये जो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मूविंग कॉइल है जो हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ओके, तो वो मूविंग कॉइल का जो फ्रेम है, ओके, वो फ्रेम में क्या जनरेट होते हैं, एडी करंट्स होते हैं, और वो भी कॉइल के मोशन को क्या करते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम या रेस्ट पोजीशन पे लेके आते हैं, ठीक है। ये एक केस हो गया। अब कुछ केसेस में हम लोग बोलते हैं जहां पे स्प्रिंग नहीं रहता है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब करंट स्टॉप हो जाता है, okay, तो पूरी तरह जो कॉइल रेस्ट पे आती है या अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट हम लोग बोलते हैं एडी करंट, ओके, यस। तो दिस इज द एप्लीकेशन इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ओके। अब हम लोग बोलते हैं कि जो सेकंड वाला है, okay, that is what induction furnace, that is induction heating. So when a piece of metal is placed in a rapidly changing magnetic field, strong eddy currents are produced in the block of metal. A large amount of heat is generated in the metal block and it melts. हम लोग बोलते हैं कि जो स्क्रैप मेटल रहता है, ओके, तो स्क्रैप मेटल जो है हम लोग क्या बोलते हैं, एक ड्रम में या एक बहुत बड़े कंटेनर में लिया जाता है, और ये जो कंटेनर है, ओके, तो उसको हम लोगों ने क्या किया रहता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उसके अंदर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अब इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये जो ड्रम है उसमें दो केसेस है। एक तो आप करंट का वैल्यू क्या करते हो, फ्लक्चुएट करते जाते हो। कैसे? आप इसको एसी करंट अप्लाई करो, एसी करंट अप्लाई करोगे तो कॉन्स्टेंटली फ्लक्स क्या होता है, ओके, वो भी फ्लक्चुएट होगा विद द करंट, वो हम लोग देखने वाले हैं आगे, ठीक है। और ऐसे केस में हम लोग बोल रहे हैं कि अगर फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो जितना भी स्क्रैप मटेरियल है उसके अंदर क्या जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट। एडी करंट्स क्या जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि बेसिकली जो पूरा स्क्रैप मेटल है वो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है? और एक हाई टेम्परेचर क्या होता है इसमें जनरेट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक और यू कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन ब्रेक्स, ओके। टू स्टॉप द ट्रेन द ड्राइवर कट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड to the motor. At the same time, magnetic field is applied to the rotating drum which is fixed to the axle. Okay, the strong eddy currents in the rotating drums oppose the motion and the train is stopped. एकदम सिंपल है, जो मेन एक्सल है, ओके, जो बाकी पूरी वो जो सीरीज ऑफ व्हील्स है उसको साथ में लेके चल रहा है, तो एक्सेल को एक बड़ा ड्रम अटैच रहता है, ओके, बड़ा यानी क्या, हैवी ड्रम। अब ये बात आप समझ लो, मैं वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मटेरियल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ओके। ये जो ड्रम है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको स्विच ऑफ किया जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं एक्सेल को, तो एक्सेल के ऊपर जो ड्रम रखा हुआ है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एडी करंट जनरेट होता है। अब ये एडी करंट्स क्या करते हैं, तो एक्सेल रोटेट हो रहा है, यानी जो चेंज इन फ्लक्स है वो किसके वजह से है, रोटेशनल मोशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से जो व्हील से उनका रोलिंग मोशन हो रहा है, ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये रोटेशनल मोशन को क्या किया जाता है, एडी करंट्स जो है वो उसको अपोज करते हैं, तो धीरे धीरे जो आरपीएम है वो कम होते जाता है, और हम लोग बोलते हैं जो एक्सेल है धीरे धीरे क्या हो जाता है, इट कम्स टू रेस्ट। इसलिए आप देखो कि ट्रेन जो है वो एकदम इमीडिएटली स्टॉप नहीं लेती, ओके, कुछ पर्टिकुलर मीटर्स में डिस्टेंस ट्रैवल करके इट स्टॉप्स, ओके। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक इंडक्शन ब्रेक। ये क्लियर है? तो अभी इसका जो फोर्थ एप्लीकेशन है दैट इज व्हाट, स्पीडोमीटर। ये भी बहुत इजी समझने के लिए, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एडी करंट्स आर यूज्ड टू नो द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल, ओके। अब ये कैसे है, तो हम लोग बोलते हैं अ पॉइंटर शोज द स्पीड ऑन अ कैलिब्रेटेड स्केल। जैसे हम लोग बोलते हैं जो स्पीडोमीटर होता है, ओके, तो स्पीडोमीटर के ऊपर एक स्केल रहता है, किलोमीटर पर आवर या फिर माइल्स पर आवर, ओके, उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं वैसा कैलिब्रेशन किया रहता है। अब हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, तो स्पीडोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट केप्ट रोटेटिंग अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं, ओके, तो स्पीडोमीटर की जो वायर रहती है, ओके, वो हम लोग बोलते हैं कि जो स्पीडोमीटर की वायर जो है बेसिकली इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, रोटेटिंग व्हील, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ सम गियर अरेंजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीवल गियर। अभी ये सब आपको दिया नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं बीवल गियर से क्या किया जाता है, तो जो ट्रांसमिशन है यानी जो हम लोग बोल रहे हैं कि वर्टिकल प्लेन में व्हील मूव हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करते हैं, ओके, वो रोटेशन को कन्वर्ट करते हैं, और वो रोटेशन किसको दिया जाता है, तो ये वायर को दिया जाता है। तो जितने आरपीएम पे व्हील रोटेट हो रहा है उतने ही आरपीएम पे हम लोग बोलते हैं ये सिलेंड्रिकल वायर भी क्या होती है, रोटेट होती है, ओके। तो सिर्फ बीवल गियर नहीं, और भी कुछ हम लोग बोलते हैं गियर अरेंजमेंट होते हैं, उससे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो सिलेंड्रिकल वायर है, ओके, उसको क्या करते हैं, रोटेशन में लेके आते हैं, ठीक है।
अब ये जो सिलिंड्रिकल वायर है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इनफैक्ट यही क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ओके, आइदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है या हम लोग बोलते हैं इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैं वापस इसको रीड करके बताता हूँ। स्पीडोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट kept rotating according to the speed of the vehicle. A magnet rotates in an aluminum drum. ये ध्यान से आपने अभी देखना है। Pivoted by the means of the spring. Okay? अब ये जो मैग्नेट है वो किस में रोटेट हो रहा है, तो एक कोएक्सियल एल्यूमिनियम ड्रम है। ओके, यानी इमेजिन करो ये वायर है, ये इस तरह से रोटेट हो रही है, स्पीडोमीटर की वायर, और उसके आजू बाजू एक कोएक्सियल सिलेंडर है, ओके, एल्यूमिनियम का, तो हम लोग ड्रम भी बोलते हैं। ओके, और ये कोएक्सियल ड्रम जो है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच्ड है, जो आपको क्या करेगा, रीडिंग देगा। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज, ओके, एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ड्रम। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या हो रहा है, उसके अंदर रोटेट हो रहा है, यानी एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से देयर इज कंटिन्यूस चेंज इन फ्लक्स व्हिच इज एसोसिएटेड टू व्हाट, तो कोएक्सियल ड्रम। ये आपको आ रहा है समझ में? जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल ड्रम में क्या जनरेट होता है, एडी करेंट्स जनरेट होता है। ठीक है, यस। नाउ एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ड्रम टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेट। अब ये क्यों होता है ऐसा? तो बेसिकली ड्रम को क्या करना है, ड्रम को जो रिलेटिव मोशन है वो कम करना है। ओके, अब ये जब रोटेट हो रहा है, ओके, तो इमीडिएटली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ड्रम है, ओके, वो भी क्या होता है, इमीडिएटली हम लोग बोलते हैं इट कीप्स रोटेटिंग। अब कीप्स रोटेटिंग नहीं बोलना चाहिए, ओके, एक्चुअली वो भी रोटेट होता है। ओके, और जब वो रोटेट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो उसके ऊपर एल्यूमिनियम पॉइंटर है वो भी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इट गिव्स द डिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर आप बोलोगे ये ड्रम कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है क्या? नहीं, हम लोग बोलते हैं ये जो ड्रम है, ओके, वो ड्रम जो है बेसिकली वी से कि इट इज अटैच टू अ स्प्रिंग। क्यों? तो जब वायर हम लोग बोलेंगे जब स्पीड कम होती है, ओके, तो ड्रम जो है वो अपना पोजीशन भी क्या करता है, चेंज करता है। ओके, अब ये यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना, वो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर वो ड्रम फिर कंटिन्यूसली रोटेट होना चाहिए। ओके, अगर वो कंटिन्यूसली रोटेट होगा तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि दोनों के बीच में का रिलेटिव मोशन जीरो होगा। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो बेसिकली इसमें और भी कुछ अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है कि जब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रोटेट होता है तो ड्रम के अंदर क्या होता है, बेसिकली वी से एडी करेंट्स जनरेट होते हैं। वो एडी करेंट्स क्या करते हैं, ड्रम को भी मूव करते हैं। ओके, सो दैट रिलेटिव मोशन रिड्यूसेस या चेंज इन फ्लक्स रिड्यूसेस। ओके, और जब वो ड्रम रोटेट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसको जो पॉइंटर अटैच्ड है, एल्यूमिनियम पॉइंटर, वो भी क्या करेगा, वो आपको एक डिफ्लेक्शन देगा और आपको एक रीडिंग देगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जो अभी मैंने लास्ट पैराग्राफ या जो लास्ट स्टेटमेंट कुछ बोले मैंने, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पीडोमीटर। ठीक है, यस। इसमें और भी आपको कुछ डाउट्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जितने भी हम लोगों ने एप्लीकेशन देखे, तो एक आधा कोई स्टेटमेंट आ सकता है, ओके, कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ, कैन से, एडी करेंट्स। तो एडी करेंट्स के कुछ एप्लीकेशन दिए रहेंगे, एक आधा जो एप्लीकेशन रहेगा वो शायद एडी करेंट्स का नहीं रहेगा। तो ये बस आप लोगों ने चारों एप्लीकेशन ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं एक रिवाइज करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, अब व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil also changes. Due to this, an EMF is induced in the coil. This phenomena is called as self-induction, and the induced EMF is called as self-induced EMF or back EMF. अब इसका मतलब क्या है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं अभी ये जो आपको दिखाया हुआ है डायग्राम, वो डीसी का दिखाया हुआ है। डीसी यानी क्या, डायरेक्ट करंट, यानी यहाँ पे आपको एक बैटरी लगाई हुई है। सिंपल बात है कि जब आप ये की क्लोज करोगे तो इसमें क्या होगा, करंट जो है वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिख रहा है आपको? ओके, अब ये जो करंट फ्लो होगा, ये करंट का हम लोग बोलेंगे वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? तो डीसी करंट है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ करंट अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, okay, जैसे अगर मैं इसमें से एसी करंट पास करता हूँ, तो एसी करंट हम लोग क्या बोलेंगे, उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा वो भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको क्या करता हूँ, व्हाइट स्क्रीन पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट अस से अगर हम लोग ये डायग्राम रिफर कर रहे हो, okay, तो ये डायग्राम मैं बना लेता हूँ। अब ये हम लोग बोल रहे हैं दिस इज व्हाट, ये आपका इंडक्टर कॉइल है। इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली बात, इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक बैटरी लगाई हुई है या सेल बोल सकते हो। ये डीसी सोर्स है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे मैं एक प्लग की दिखा देता हूँ।
और ये सर्किट को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसमें डीसी करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होने वाला है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेट अस से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, उसका जो वैल्यू है इट इज स्मॉल आई। ठीक है, तो इसमें से जो करंट पास होने वाला है, ओके, इंडक्टर कॉइल में से, तो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी स्मॉल आई। ठीक है, इंडक्टर कॉइल यानी क्या है, बेसिकली वायर है, ठीक है, जिसके एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जब कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके आजू बाजू क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं बाय राइट हैंड रूल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो इंडक्टर कॉइल है, ओके, जब उसमें से करंट फ्लो होगा तो बेसिकली इट विल जनरेट व्हाट, अ मैग्नेटिक फील्ड। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स वो खुद का जनरेट करेगा। ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोलेंगे वो जो फ्लक्स जनरेट करेगा, यानी ये जो कॉइल है जो फ्लक्स जनरेट करेगी, वो क्यों जनरेट कर रही है, तो उसमें से ही करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट करंट विच इज फ्लोइंग उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आई। तो विल से फाई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल दिया तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल आई, ओके, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल एल इनटू आई। ये क्लियर है? लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इमेजिन करो कि हम लोग इसमें से डीसी पास नहीं कर रहे हैं, ओके, एसी पास कर रहे हैं। ओके, अब एसी अगर पास कर रहे हैं इसका मतलब क्या, तो ये जो सिंबल है वो चेंज होके हम लोग कुछ ऐसा सिंबल दिखा देंगे, यानी हम लोगों ने एसी सप्लाई लगाया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो करंट फ्लो, वो करंट का वैल्यू कॉन्स्टेंटली क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, फ्लक्चुएट होगा। ओके, यस। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंज होता है, देखो ये जो कंडक्टर है, ओके, इसमें से जब करंट पास हो रहा है तो इसके आजू बाजू ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन वही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, या वही मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर ये कंडक्टर है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब इसके अंदर का करंट फ्लक्चुएट होता है तो इसके आजू बाजू का जो फ्लक्स है उसका भी वैल्यू चेंज होगा, लेकिन सेम चेंज इन फ्लक्स के अंदर, ओके, हम लोग बोलते हैं कि वही कंडक्टर रखा हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं इसके अंदर क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, एंड दैट बैक ईएमएफ इज जनरेटेड बिकॉज द कॉइल इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वो खुद के वजह से, क्योंकि बेसिकली उसमें से एक करंट फ्लो हो रहा था। यानी आपको आ रहा है समझ में, जो हम लोग बोल रहे हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका खुद का है, और उसके वजह से ही उसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बाय लेंज लॉ। हम लोग बोलेंगे ई इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई बाय डी टी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो इसको एल इंटू आई, फाई की जगह पे डाल देता हूं मैं। okay? अब एल को बाहर ले लेते हैं, एल इज व्हाट, कांस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा, गोइंग टू बी माइनस एल डी आई बाय डी टी। दिस इज नथिंग बट व्हाट, द इक्वेशन ऑफ बैक ईएमएफ। ये क्लियर है? ओके, अब इसको अगर रीअरेंज किया या मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया तो मुझे मिलेगा ई इज इक्वल टू व्हाट, एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब ये जो कांस्टेंट एल है इसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, okay? लेकिन पहले ये इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। okay? अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे एल विल बी व्हाट, तो इट विल बी ई अपॉन डी आई बाय, ओके, चाहिए तो आप इसको होल एज इन मैग्नीट्यूड का साइन लगाओ। नाउ दिस एल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इट इज सिंपली कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर मुझे एल डिफाइन करना है तो हम लोग एल कैसे डिफाइन करेंगे, या इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे it is the ratio of back EMF generated, okay, to the rate of change of, okay, current with respect to time। okay, ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये आप लोगों ने क्या करना है, चाहिए तो एक बार आप खुद इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है हम लोग बोलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आपको बोलता हूँ, एल इज डिफाइंड एज व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, आप इसको बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ओके, सो वी कैन से इंडक्टेंस का डेफिनेशन, ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट, हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं इट इज सेल्फ इंडक्टेंस, और यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो एनीवे आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। okay? आज हम लोगों ने एडी करंट का कंसेप्ट देखा, एप्लीकेशंस देखे, ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है, okay?
उसका कंसेप्ट देगा हम लोग। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट देखेंगे, और हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर जो है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर को वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।